आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एसएससी एमटीएस 2024 के जो एग्जाम्स हुए थे उसका 1 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का जीके जीएस का क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स, और ये सेट 4 है। इसके पहले मैंने सेट 1, 2, 3 डिस्कस कर दिया है, तो उसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। वो सारे वीडियोज आप लोगों को मेरे चैनल पे एसएससी एमटीएस 2024 का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज़रूर देखें। तो सबसे पहले इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप लोगों को प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स का वीडियो उसका मिलता रहेगा। और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाता रहेगा। तो जो भी मैं कंटेंट यहाँ पर डिस्कस करती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि जिस एग्जाम्स का कंटेंट होता है, कुछ जीके जीएस के क्वेश्चंस होते हैं, उसी के लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट हो ये वीडियो होता है, ऐसा नहीं है। आप एसएससी के किसी भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए सभी एग्जाम्स का प्रिपरेशन करने वाले के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो एसएससी के किसी भी एग्जाम्स का अगर प्रिपेयर कर रहे हैं आप, तो आप देख सकते हैं। इससे आप लोगों को आगे आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो के पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर ज्वाइन करें, जहां से आप पीडीएफ को रिवाइज कर पाएंगे। और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज appointed as the Viceroy of India in place of Lord Bebel in फरवरी 1947। फरवरी 1947 में लॉर्ड बेबल के स्थान पर भारत के वायसराय के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया था लॉर्ड बेबल के बाद फरवरी 1947 में। तो अब हम लोग इंडिया में जितने भी वायसराय रहे हैं उनका टेन्योर देखेंगे और उनके टाइम में कौन कौन से वर्क हुए उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले है लॉर्ड कैनिंग, इनका टेन्योर था 1858 से लेकर 1862 तक। इनके टाइम पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को एबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद है लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1869। इनके टाइम पे कलकत्ता एंड मद्रास का जो हाई कोर्ट है उसे इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद है लॉर्ड मायो 1869 से लेकर 1872। इनके टाइम पे फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया सेंटर और स्टेट के बीच में फर्स्ट टाइम। और इनके टाइम में लॉर्ड मायो के टाइम पे फर्स्ट सेंसस हुआ 1872 में, और स्टेटिस्टिकल सर्वे को भी इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद है लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से लेकर 1876 तक। इनके टाइम पे इंटरकास्ट मैरिज को अलाउ किया गया, और कुका मूवमेंट जो हुआ था पंजाब में वो भी लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम में हुआ था। इसके बाद है लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक। इनके टाइम पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में आया था, और जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम था उसका मैक्सिमम एज 21 था, उसे कम करके 19 कर दिया गया। उसके बाद है लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर 1884 तक। इनके टाइम पे लॉर्ड रिपन को मोस्ट लव्ड गवर्नर जनरल माना जाता था, क्योंकि इन्होंने कुछ अच्छे भी काम किए थे। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था किसके टाइम पे? लॉर्ड लिटन के टाइम पे जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, उसे इन्होंने रिपील कर दिया, इन्होंने ख़त्म कर दिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। और इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी सेटअप किया, जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता था। इसके बाद इन्होंने 2 यूनिवर्सिटीज़ को ओपन किया, पंजाब यूनिवर्सिटी 1884 में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में। इन्होंने इल्बर्ट बिल लाया और हंटर कमीशन को अपॉइंट किया। उसके बाद है लॉर्ड डफरिन 1884 से लेकर 1888 तक। इनके टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया गया 1885 में। उसके बाद है लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक। इनके टाइम पे इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आया, जो कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करता था, और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, वो भी लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ। उसके बाद है लॉर्ड मिंटो 2 1905 से लेकर 1910 तक। इनके टाइम पे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया 1909 में। उसके बाद है लॉर्ड हार्डिंग 2 1910 से लेकर 1916 तक। इनके टाइम पे जो कैपिटल था कलकत्ता इंडिया का, वो ट्रांसफ़र कर दिया गया दिल्ली में। उसके बाद इनके टाइम पे हुआ हिंदू महासभा को इस्टेब्लिश किया गया, किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो हिंदू महासभा को इस्टेब्लिश किया गया था, वो भी लॉर्ड हार्डिंग 2 के टाइम पे हुआ।
उसके बाद है लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921 तक, इनके टाइम पे होम रूल लीग मूवमेंट हुआ 1916 में, रॉलेट एक्ट पास किया गया 1919 में, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लाया गया, पास किया गया 1919 में। उसके बाद है लॉर्ड रीडिंग 1921 से लेकर 1926 तक, इनके टाइम पे स्वराज पार्टी को फॉर्म किया गया 1923 में, और चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ 1922 ईस्वी में। उसके बाद है लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 1931, इनके टाइम पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसमें कि डांडी मार्च हुआ था 1930 में, वो हुआ। उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुआ। उसके बाद है लॉर्ड बिलिंगडन 1931 से लेकर 1936, इनके टाइम पे सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। पूना पैक्ट साइन किया गया 1932 में, और कम्युनल अवार्ड स्टार्ट हुआ 1932 में। उसके बाद है लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से लेकर 1944, इनके टाइम पे क्रिप्स मिशन लाया गया 1942 में, और क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ 1942 में। उसके बाद है लॉर्ड बेबल 1944 से लेकर 1947 तक, इनके टाइम पे सीआर फार्मूला लॉन्च किया गया 1944 में, और डायरेक्ट एक्शन डे को भी लॉन्च किया गया, और बेबल प्लान जो कि शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ वो भी लॉर्ड बेबल के टाइम पे आया। और उसके बाद लास्ट वॉइस आए थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो लॉर्ड बेबल के टाइम पे आए, इन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था 1947 से लेकर 1948 तक। ये लास्ट वॉइस आए थे जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल भी फ्री इंडिया के रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एट द संसद रत्न अवार्ड 2023 हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। संसद रत्न पुरस्कार 2023 में निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 TK रंगराजन को। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द अप्रोक्स विड्थ ऑफ ब्रॉड गॉज रेलवे नेटवर्क इन इंडिया? भारत में ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क की लगभग चौड़ाई कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1.6 मीटर्स। तो गॉज होता क्या है? तो ये सपोज क्या है, एक रेलवे लाइन है, रेलवे ट्रैक है, इस तरह से होता है रेलवे ट्रैक। तो ये जो लाइन होता है इस तरह से वर्टिकली, उसके बीच का जो ये डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है उसी डिस्टेंस को गॉज कहा जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है वो अलग अलग होता है, यानी कि इसके बीच में जो गैप होता है वो अलग अलग होता है, उसे अलग अलग नाम दिया गया है। तो उसमें कौन कौन सा है? एक है ब्रॉड गॉज, एक है मीटर गॉज, और एक है नैरो गॉज। तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। इसके पहले देख लेते हैं कि टोटल जो लेंथ है, रूट लेंथ है इंडिया में, इंडियन रेलवे का, वो कितने किलोमीटर का है? तो ये है 67,956 किलोमीटर्स का है। टोटल रूट लेंथ है इंडियन रेलवे का 67,956 किलोमीटर्स। अब इसमें जो गॉज होते हैं वो 3 वैरायटी के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले है ब्रॉड गॉज, यानी इस ब्रॉड गॉज में क्या होगा, इसमें जो गैप होता है वो कितने का होता है? 1676 mm का। और इसे अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1676 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1.676। तो ये जो गैप होता है 1.6 मीटर का, वो किस में आता है? वो ब्रॉड गॉज में आता है। और इसका जो रूट लेंथ है वो कितना है? 60,510 किलोमीटर। उसके बाद है मीटर गॉज, इसमें 1000 mm का गैप होता है, यानी 1 मीटर का गैप होगा। और इसका जो लेंथ है वो कितना है? वो है 3,880 रूट किलोमीटर्स। उसके बाद है नैरो गॉज। नैरो गॉज का लेंथ कितना गैप है? इसमें है 762 mm या फिर 610 mm। और इसे अगर मीटर में बोलेंगे तो हो जाएगा 0.7 मीटर या फिर 0.6 मीटर। तो ये जो गैप होते हैं वो नैरो गॉज के होते हैं, और इसका जो लेंथ है रूट का वो है 2297 रूट किलोमीटर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, in a coastal area was inundated with sea water resulting in high salinity in the adjacent area. After a few days many plants were found dead. Based on these statements, which of the following is the most likely cause of the plant dying?
एक तटीय क्षेत्र में समुद्री जलमग्न हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप निकटवर्ती क्षेत्र में उच्च लवणता हो गई। कुछ दिनों के बाद कई पौधे मृत पाए गए। इन कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के मरने का सबसे संभावित कारण है? तो देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या क्या दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है प्लांट्स डाइड ड्यू टू इन्फेक्शन बाय सी वाटर बॉर्न पैथोजेंस। सेकेंड स्टेटमेंट है प्लांट्स डाई ड्यू टू लैक ऑफ सनलाइट। थर्ड स्टेटमेंट है प्लांट्स डाई ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस इन प्लांट सेल्स। और फोर्थ स्टेटमेंट है द प्लांट्स डाइड बिकॉज दे वर ईटन बाय मैराइन ऑर्गेनिजम्स। अब हिंदी में से अगर देखेंगे तो पहला कथन है समुद्री जल जनित रोग जनकों द्वारा संक्रमण के कारण पौधों की मृत्यु हो गई। दूसरा कथन है सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण पौधे मर गए। तीसरा कथन है पादप कोशिकाओं में प्लाज्मोलाइसिस के कारण पौधे मर जाते हैं। और चौथा कथन है पौधे मर गए क्योंकि वो समुद्री जीवों द्वारा खाए गए थे। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो सी नंबर का स्टेटमेंट है वो राइट हो जाएगा। सी में क्या है? प्लांट्स डाई ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस इन प्लांट सेल। तो अब हम लोग देखेंगे कि प्लाज्मोलाइसिस एक्चुअली होता क्या है। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें साइटोप्लाज्म जो है वो क्या होता है? श्रिंक कर जाता है। और इस तरह से अब ये जो साइटोप्लाज्म है सेल का वो श्रिंक कब करता है? जब इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? ऐसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। सेल्स जो प्लांट सेल है उसके सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन से जो बाहर का सॉल्यूशन होगा उसका सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो उसे कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ऐसा इसीलिए होता है, मतलब साइटोप्लाज्म है जो श्रिंक इसीलिए करा जाता है क्योंकि जो प्लांट के सेल हैं उसमें से वाटर क्या होता है कि वो बाहर की तरफ मूव कर जाता है ड्यू टू कौन सा प्रोसेस के थ्रू? ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू। इसके कारण क्या होता है? साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाता है और उसी को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो अब हम लोग किसी डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या है, ये प्लांट सेल है सपोज, और इसे एक सॉल्यूशन में रखा गया। ये सपोज सॉल्यूशन है और यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि क्या होता है? हाइपरटोनिक होता है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? तो सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में क्या होता है? एक सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। इसे मैं अच्छे से लिखती हूँ थोड़ा। क्या होगा इसमें? शॉर्ट में लिखती हूँ, एक सॉल्यूट है और एक क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। अब सॉल्वेंट का मतलब क्या है? जैसे कि अगर सपोज कि शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन है तो जो शुगर होगा वो किस में आएगा? वो सॉल्यूट में आ जाएगा। और जो वाटर होगा वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ये क्या है? ये जो ब्लू कलर से मैंने अंदर में बनाया है वो क्या है? प्लांट सेल है। और प्लांट सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा कि इसका जो, इसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे, जो सॉल्यूट है, ये जो सॉल्यूशन है बाहर में, उसका जो सॉल्यूट है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसे मैं इस तरह से डिनोट करती हूँ, ज़्यादा होगा। और जो सॉल्वेंट होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। यानी कि सॉल्वेंट यानी वाटर, तो जो बाहर में सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट कम है यानी वाटर कम है। और प्लांट सेल में क्या होगा कि प्लांट सेल में जो सॉल्यूट होगा, इसे लिखेंगे इस तरह से, इसमें जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा? कम होगा। और जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा, यानी वाटर अंदर में ज़्यादा होता है। और जब आप लोगों को पता ही होगा कि जब फ्लो होता है तो फ्लो किस तरह से होता है? हायर से लोअर की तरफ फ्लो होता है। किसी भी सब्सटेंस का अगर फ्लो होना है तो वो हायर से लोअर की तरफ फ्लो होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लांट के सेल के अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा है यानी वाटर ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो ये क्या होगा? और बाहर में जो सॉल्यूशन है उसका जो सॉल्वेंट है वो कम है यानी वाटर बाहर में कम है। तो वाटर का जब फ्लो होगा तो प्लांट सेल से वाटर है जो बाहर की तरफ फ्लो होकर आएगा, इस तरह से बाहर आएगा। तो क्या होगा कि जो प्लांट सेल है वो श्रिंक कर जाएगा, यानी इस तरह से श्रिंक कर गया, छोटा हो गया। तो इसी तरह से श्रिंक करने के बाद जो प्लांट सेल होता है वो क्या कर जाता है? कुछ दिनों के बाद वो डेड हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लांट के पास क्या है? सी वाटर है जिसमें क्या सैलिनिटी ज़्यादा है।
तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है आउटसाइड में उसे समझेंगे सी वाटर, ये जो बाहर का सॉल्यूशन है वो समझेंगे इसे सी वाटर। और इसमें क्या है, सेम वही कंडीशन होगा कि इसका सॉल्यूट इसमें सॉल्यूट ज़्यादा होंगे, यानी सॉल्ट इसमें ज़्यादा है और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम होगा। तो जो मैंने यहाँ पे फिनोमेना के एक्सप्लेन किया वही सेम होगा जाएगा किसके कंडीशन में, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की जगह पे क्या होगा, सी वाटर होगा। और सी वाटर भी किसकी तरह काम करेगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। तो सेम प्रोसेस होता है जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्लांट के पास क्या है, यहाँ पे सी वाटर आ गए प्लांट के पास, तो उससे क्या होगा, कुछ दिन के बाद जो प्लांट है वो डाई हो गया। तो यही प्रोसेस जो हुआ जिसमें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो प्रोसेस कंप्लीट कहलाता है प्लाज्मोलाइसिस। और प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस के कारण ही प्लांट है जो डाई हो जाते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है हायर से लोअर की तरफ फ्लो होने का प्रोसेस, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस के थ्रू ये जो प्रोसेस होता है प्लाज्मोलाइसिस का कंप्लीट प्रोसेस वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। Who was the Indian match referee in the ICC T20 वर्ल्ड कप 2011 टूर्नामेंट। ICC T20 विश्व कप 2011 टूर्नामेंट में भारतीय मैच रेफरी कौन था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जवागल श्रीनाथ, ये थे रेफरी ICC T20 वर्ल्ड कप 2011 में। तो ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है क्योंकि सारे मैच के आप रेफरी को तो याद नहीं रख सकते। तो मैं ICC के दो तरह के जो मैच होते हैं, एक T20 और एक होते हैं ODI। तो दोनों के बारे में मैं कुछ डिटेल एक्सप्लेन कर देती हूँ, जहाँ से क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आप उसे आंसर कर पाएंगे। सबसे पहले ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। तो ये जो ICC T20 वर्ल्ड कप होता है वो हर 2 साल पे खेला जाता है, और जो ODI होता है वो कितने साल पे खेला जाता है, ये 4 साल पे खेला जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जो होता है वो इसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, तो ICC होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका फॉर्मेट होता है T20 इंटरनेशनल T20, और इसका फर्स्ट एडिशन हुआ है 2007 में साउथ अफ्रीका में, और इसका जो लेटेस्ट एडिशन हुआ है वो 2024 में हुआ है। कहाँ पे, वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स में। इसका जो नेक्स्ट एडिशन होगा वो 2 साल के बाद होगा 2026 में, इंडिया में और श्रीलंका में होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितने हैं, 20 हैं। और इसका करेंट चैंपियन जो है वो यानी 2024 का जो T20 हुआ था उसका चैंपियंस कौन रहा, इंडिया रहा। इंडिया का ये सेकेंड टाइटल था। इसके बाद मोस्ट सक्सेसफुल कौन रहा है, तो इंग्लैंड, इंडिया और वेस्ट इंडीज, तीनों ने ही 2-2 मैच जीते हैं T20 के। इसमें मोस्ट रन किसने बनाया, विराट कोहली ने 1292 रन्स, और मोस्ट विकेट किसने लिया, साकिब अल हसन ने 50 विकेट्स इन्होंने लिए हैं। अब T20 मैच में इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा इसके बारे में देख लेते हैं। तो इंडिया ने होस्ट कब किया था, 2016 ईस्वी में किया था होस्ट। और चैंपियन कब रहा, तो ये 2 बार चैंपियन रहा है T20 वर्ल्ड कप के, 2007 में और 2024 में। उसके बाद रनर अप कब रहा, 2014 में रहा एक बार। और सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए इंडिया से, तो विराट कोहली ने बनाए 1146 रन। और मोस्ट विकेट किसने लिए, रविचंद्रन अश्विन ने लिए 32 विकेट्स। अब हम लोग देख लेते हैं ICC वर्ल्ड कप के बारे में, जिसे ODI बोलते हैं। इसका फर्स्ट एडिशन हुआ 1975 में इंग्लैंड में, और इसका जो लेटेस्ट एडिशन हुआ है 2023 में हुआ है इंडिया में। और इसका नेक्स्ट एडिशन होगा 4 साल के बाद होगा। कहाँ पे, कब होगा, 2027 में। कहाँ पे होगा, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। उसके बाद इसमें टोटल नंबर ऑफ टीम्स है 14। इसका करेंट चैंपियंस है ऑस्ट्रेलिया। इसका ऑस्ट्रेलिया का ये 6th टाइटल रहा है, और मोस्ट सक्सेसफुल भी रहा है ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट रन किसने बनाया, सचिन तेंदुलकर ने बनाया 2278 रन। और मोस्ट विकेट किसने लिए, गैलेन मैकग्राथ ने 71 विकेट्स लिए। अब इंडिया का परफॉर्मेंस देख लेते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप में, ODI में। तो क्रिकेट फॉर्मेट है वनडे इंटरनेशनल। इसको होस्ट किया इंडिया ने कब, तो 1987 में होस्ट किया, 1996 में किया, 2011 में किया, 2023 में किया। उसके बाद चैंपियंस कब रहा, 2 बार चैंपियंस रहा, 1983 में और 2011 में। उसके बाद रनर अप कब रहा, तो 2 बार रनर भी रहा, 2003 में और 2023 में। मोस्ट रन किसने बनाए, सचिन तेंदुलकर ने बनाया
278 रन्स। और मोस्ट विकेट्स किसने लिए? मोहम्मद शमी ने लिए 55 विकेट्स। तो ये सारे फैक्ट्स को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द मुगल एम्परर बाबर वाज ए डिवोटी ऑफ द डैश सूफी सिलसिला। मुगल सम्राट बाबर डैश सूफी सिलसिला का भक्त था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नक्शबंदी सिलसिला के ये भक्त थे। अब हम लोग मुगल एम्पायर के बारे में देख लेते हैं डिटेल में। तो सबसे पहला जो रूलर था वो कौन था? बाबर था। इसका टाइम पीरियड था 1526 से लेकर 1530 तक। ये मुगल एम्पायर का फाउंडर था। और ये किसका वंशज था? बाबर जो है तैमूर और जेंगिस खान के ये वंशज थे। और जो बाबर था वो अपने बैटल में गन पाउडर और कैनन्स को यूज करता था। इससे उसे मिलिट्री को एडवांटेज मिलता था उसके मिलिट्री को। उसके बाद इसके टाइम पे कौन कौन से बैटल हुए? तो सबसे पहला बैटल हुआ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, जो कि इब्राहिम लोदी जो था वो लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। इसके बाद क्या हुआ? मुगल रूल का शुरुआत हुआ इंडिया में। उसके बाद बैटल ऑफ खानवा हुआ 1527 में। इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया। उसके बाद हुआ बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में। इसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया। उसके बाद बैटल ऑफ घाघरा हुआ 1529 में। इसमें मोहम्मद लोदी को बाबर ने हराया। और इसके बाद जो बाबर है वो किसका ये था? डिवोटी था। नक्शबंदिया सूफी सिलसिला का डिवोटी था। और नक्शबंदिया जो लीडर थे कौन? ख्वाजा उबादुल्ला अहरर, उसके ये फॉलोअर था बाबर जो था। उसके बाद बाबर के बाद कौन आए? हुमायूं आए। इनका टाइम पीरियड था 1530 से लेकर 1540 और बीच में ये बाहर चले गए थे। उसके बाद 1555 से लेकर 1556 तक। तो इनके टाइम में कौन कौन सा बैटल हुआ? बैटल ऑफ चौसा 1539 में। इसमें हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हरा दिया था। और इस तरह से हुमायूं का जो रूल था वो जो पावर था हुमायूं का वो डिक्लाइन होने लगा। उसके बाद सेकंड बैटल हुआ बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में। इसमें भी हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हराया था। और इसके बाद हुमायूं को इंडिया से बाहर निकाल दिया गया 15 ईयर्स के लिए। और वापस जब हुमायूं आए इंडिया में तो उन्होंने बैटल ऑफ सरहिंद किया। और इसमें हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हराया। और इस तरह से हुमायूं ने अपना जो मुगल एम्पायर का जो पावर था वो रिस्टोर किया। उसके बाद हुमायूं के बाद आए अकबर 1556 लेकर 1605। इनके टाइम पे बैटल हुआ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में। इसमें अकबर के साइड से थे बैरम खान और हेमू विक्रमादित्य के बीच में ये बैटल हुआ, जिसमें अकबर ने हेमू विक्रमादित्य को डिफीट किया, हराया। उसके बाद हुआ बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये हुआ 1576 में। इसमें अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर के साइड से राजा मान सिंह लड़ रहे थे और इसमें भी अकबर ने महाराणा प्रताप को डिफीट किया था। उसके बाद जहांगीर आया अकबर के बाद। ये इनका टाइम पीरियड था 1605 से लेकर 1627 तक। इनके टाइम पे कुछ वैसा वॉर नहीं हुआ, बैटल नहीं हुआ। ये फेमस थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए। के टाइम पे शालीमार गार्डन कश्मीर में बनाया गया और मोती मस्जिद जो कि लाहौर फोर्ट में है उसे बनाया गया। उसके बाद शाहजहां है 1628 से लेकर 1658 तक। इनके टाइम में ताजमहल को बनाया गया उनकी वाइफ मुमताज महल के लिए। जामा मस्जिद दिल्ली में बनाया गया और शालीमार गार्डन लाहौर में बनाया गया। तो और इसके बाद आए कौन? औरंगजेब। इनका टाइम पीरियड था 1658 से लेकर 1707 तक। इनके टाइम पे बीबी का मकबरा बनाया गया औरंगाबाद में, जो कि उनकी वाइफ राबिया दुरानी के लिए बनाया गया। और मोती मस्जिद रेड फोर्ट दिल्ली में वहाँ पे बनाया गया। तो मोती मस्जिद एक औरंगजेब ने बनाया, कहाँ पे? दिल्ली में रेड फोर्ट के पास। और एक मोती मस्जिद किसने बनाया? जहांगीर ने बनाया। कहाँ पे? लाहौर में। तो इसको याद रखना है कि लाहौर वाले मोती मस्जिद को जहांगीर ने बनाया और दिल्ली वाले को औरंगजेब ने बनाया। और जो लास्ट रूलर था मुगल एम्पायर का वो कौन था? बहादुर शाह 2 था। इसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है।
और ये 19th मुग़ल एम्परर था जो कि रूल किया 1837 से लेकर 1857 तक। ये जो बहादुर शाह जफ़र जो थे वो इंडियन रिवेलियन जो हुआ था 1857 में, उस समय भी ये प्रेजेंट थे। और इन्हें ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन्हें रंगून भेज दिया, जो कि रंगून कहाँ पे है, प्रेजेंटली म्यांमार में है। तो इन्हें रंगून भेज दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा और इनका फिर वहीं पे डेथ हो गया 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच म्यूजिकल डुओ इज अ पार्ट ऑफ द ख्याल सिंगिंग लिनिएज ऑफ द बनारस घराना। कौन सी संगीत जोड़ी बनारस घराने के ख्याल गायन वंश का हिस्सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राजन एंड साजन मिश्रा। तो जो वर्ड घराना है वो कहाँ से आया? हिंदी वर्ड घर से आया है, जहाँ पे घराना में क्या होता है, म्यूजिकल आइडियोलॉजी को ऑरिजिनेट किया जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं कुछ। तो घराना दो तरह के होते हैं, एक सिंगिंग के लिए, तो ख्याल जो है एक सिंगिंग का टाइप्स है, तो ख्याल सिंगिंग के लिए घराना जो होते हैं और कथक के लिए घराना होता है। तो ख्याल सिंगिंग के लिए इसका एग्जाम्पल है ग्वालियर, दिल्ली, आगरा, इंदौर, कश्मीरी, अतरौली, जयपुर, किराना और पटियाला। और कथक के लिए फेमस घराना जो है लखनऊ, अतरौली, जयपुर, बनारस और रायगढ़। तो यहाँ पे बनारस घराने से रिलेटेड सिंगिंग ख्याल के बारे में पूछा गया है कि कौन रिलेट करते हैं। तो बनारस घराना जो है वो मेनली कथक के लिए है, लेकिन कुछ घराना जो है बनारस का वो सिंगिंग ख्याल के लिए भी है। तो अब हम लोग जितने भी घराना जो है सिंगिंग के पहले देखते हैं उसके और उनके आर्टिस्ट को देखेंगे। सबसे पहले दिल्ली घराना, इसमें है हजरत अमीर खुसरो और मियान समती। उसके बाद ग्वालियर घराना, यहाँ पे है नाथन पीर बख्श, हसू खान, हड्डू खान और नाथू खान। उसके बाद है आगरा घराना, इसमें है घग्गे खुदा बख्श। उसके बाद है किराना घराना, अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान। उसके बाद है भेंडी बाजार घराना, इसमें है छज्जू खान, नजीर खान, खादिम हुसैन खान। उसके बाद जयपुर अतरौली घराना, इसमें है अलादियान खान। उसके बाद है पटियाला घराना, इसमें है बड़े फतेह अली खान और अली बख्श खान। इसके बाद है रामपुर सहासवन घराना, इसमें है इनायत हुसैन खान। इंदौर घराना आमिर खान है इससे रिलेटेड, आमिर खान, इसमें हो जाएगा AA हो जाएगा आमिर खान। उसके बाद मेवाती घराना, इसमें घग्गे नाजिर खान। उसके बाद है शाम चौरसिया घराना, इससे बिलोंग करते हैं मियान चांद खान और मियान सूरज खान। उसके बाद है कुंवर श्याम घराना, इससे हैं गोस्वामी लालजी महाराज, जिसे कुंवर श्याम भी बोला जाता है। उसके बाद बनारस घराना, इससे हैं राजन एंड साजन मिश्रा, गिरिजा देवी और पंडित गोपाल मिश्रा। तो इसी का क्वेश्चन पूछा गया था कि बनारस घराना जो सिंगिंग ख्याल का है उससे कौन से डुओ हैं जो बिलोंग करते हैं। तो ये जो राजन और साजन मिश्रा हैं दोनों क्या हैं, ब्रदर हैं और दोनों बिलोंग करते हैं बनारस घराना से। उसके बाद हम लोग कथक के घराना से देख लेते हैं कौन कौन बिलोंग करते हैं। तो इसमें है सबसे पहले लखनऊ घराना, इसके डांसर्स हैं पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लक्षू महाराज, अच्छन महाराज, बिंदादीन महाराज। उसके बाद सेकंड जयपुर घराना, यहाँ से बिलोंग करते हैं डांसर्स कौन कौन से, रोशन कुमारी, भानुजी, दुर्गा लाल और गोपी। यहाँ पे गोपी थी नहीं, गोपी बस। उसके बाद हो जाएगा बनारस घराना, इससे बिलोंग करते हैं कौन कौन से डांसर, कुमुदनी लाखिया, सितारा देवी, जानकी प्रसाद और गोपी कृष्णा। उसके बाद है फोर्थ में रायगढ़ घराना, इसके डांसर्स हैं राजा चक्रधर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट ऑफ द मौर्यन पीरियड। निम्नलिखित में से किसने मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि को डिक्रिप्ट किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जेम्स प्रिंसेप ने। तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो कि मौर्यन पीरियड का था उसे डिसाइफर किया। और ये जो जेम्स प्रिंसेप है ये एक इंग्लिश स्कॉलर थे जिन्होंने जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट था और खरोष्टी स्क्रिप्ट था दोनों को इन्होंने डिसाइफर किया। और ये जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है वो पार्टिकुलरली अशोका के टाइम में यूज किया जाता था। और ये दोनों को क्या डिसाइफर करने का क्रेडिट जेम्स प्रिंसेप को जाता है, जिन्होंने ये जो स्क्रिप्ट्स हैं उसे रीडेबल फॉर्म में बनाया 1830 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स इज कंसिडर्ड एज वर्किंग पॉपुलेशन और वर्किंग एज इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग को भारत में कामकाजी जनसंख्या या कामकाजी उम्र माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 15 से लेकर 59 ईयर्स के एज ग्रुप को वर्किंग एज ग्रुप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द IUPAC नेम ऑफ CH3CH2 का होल 18 CH3 इज? CH3CH2 का होल 18 CH3 का IUPAC नाम डैश है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आइसोसेन। तो इसे देख लेते हैं किस तरह से IUPAC नेमिंग किया जाएगा। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे जो दिया गया है वो सिर्फ स्ट्रेट चेन है, इसमें किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या फिर फंक्शनल ग्रुप नहीं लगाया गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ स्ट्रेट चेन का नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो स्ट्रेट चेन होता है उसमें अगर सिंगल बॉन्ड होगा उसे कहते हैं एल्कीन, डबल बॉन्ड होगा उसे कहते हैं एल्कीन, सिंगल बॉन्ड वाले को कहते हैं अल्केन, डबल बॉन्ड वाले को कहते हैं अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को कहते हैं अल्काइन। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ स्ट्रेट चेन है और इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें क्या करेंगे अल्केन के अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे। तो इसमें जो स्ट्रेट चेन है वो इसमें कितने कार्बन है, तो इसमें टोटल 20 कार्बन है। तो 20 कार्बन का जब नेमिंग 20 कार्बन का जब स्ट्रेट चेन होता है उसे नेम क्या रखते हैं, इसे देखेंगे। तो इसका जो सबसे पहले देखेंगे कि फार्मूला किस तरह से होता है निकालने का। तो अल्केन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। अल्कीन का होता है CnH2n, अल्काइन का होता है CnH2n-2 और n जो होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है। तो यहाँ पे देखेंगे अल्केन्स के बारे में, तो n के प्लेस पे अगर 1 पुट करेंगे तो होगा CH4, 2 पुट करेंगे तो होगा C2H6, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो 1 पुट करते हैं तो CH4 आता है, उसे क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। 2 पुट करते हैं तो इथेन आता है। 3 पे प्रोपेन, 4 पे ब्यूटेन, 5 पे पेंटेन, 6 पे हेक्सेन, 7 पे हेप्टेन, 8 पे ऑक्टेन, 9 पे नोनेन, 10 पे डेकेन, 11 पे अनडेकेन, 12 पे डोडेकेन, 13 पे ट्राइडेकेन, 14 पे टेट्राडेकेन, 15 पे पेंटाडेकेन। तो देख सकते हैं कि डेकेन के आगे बस ट्राई, टेट्रा, पेंटा इस तरह से लगाते जा रहे हैं। और 16 पे हेक्साडेकेन, 17 है तो हेप्टाडेकेन, 18 है तो ऑक्टाडेकेन, 19 है तो नोनाडेकेन और 20 है तो आइसोसेन। तो इस तरह से 20 वाले को क्या कहते हैं, आइसोसेन बोलते हैं। तो यही नेम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कार्बन का टोटल 20 एटम्स है इस स्ट्रेट चेन में, तो इसलिए इसका नेमिंग हो जाएगा आइसोसेन। तो ये सारे नेम को आप लोगों को याद रखना है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन जो भी है, और इस तरह से आप इसे नेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? हॉर्नबिल उत्सव हर साल निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 नागालैंड में। तो अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं नॉर्थ ईस्ट के उनके बारे में देख लेते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाया जाता है। तो सबसे पहले है सिक्किम, यहाँ पे होता है माघे संक्रांति, गुड फ्राइडे, सकेवा, सागा दावा, लोसुंग, सोनम लोचार, लोसर, होली, रामनवमी। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे कौन कौन सा फेस्टिवल होता है, यहाँ पे होता है सियांग रिवर फेस्टिवल, पांगसू पास विंटर फेस्टिवल, जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, सोलुंग, नयोकुंभ, लोसार फेस्टिवल जो कि मोनपा ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, ड्री फेस्टिवल, बोरीबूट, लोकू, सेंकेन, मोरीलंग। उसके बाद है मणिपुर, यहाँ पे मनाया जाता है गंगनगई, लुइनगैनी, याओसांग जिसे डोल यात्रा बोलते हैं, चेरोवा जो कि मणिपुर का न्यू ईयर है, कांग जो कि रथ यात्रा होता है मणिपुर का, हेकरी होतोंगवा। उसके बाद है लाई हरोवा, कुट जो कि कुकी चीन मिजो ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, चुम्फा जो कि टोंगखुल नागास के द्वारा मनाया जाता है, कांग रथ यात्रा, चेरी ब्लॉसम, संगई, निंगोल चकौवा। उसके बाद है नागालैंड, यहाँ पे कौन कौन सा होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है हॉर्नबिल फेस्टिवल, मोआट्सू, यौलोंग, हेगा, बुसू, सक्रेनई, मिमकुट, सुखनई, सुमीनागा, टुलनी, योलेंग, लूरा फन फेस्टिवल, नांगख्यालुम लेम, मिमकुट, सक्रेनई, योसेंग।
उसके बाद है मिजोरम, यहाँ पे कौन कौन सा होता है, तो इसमें है बीजू, चापछारकूट, मिमकूट, पौलकूट। तो कूट वाले जितने फेस्टिवल होते हैं वो मिजोरम में सेलिब्रेट किए जाते हैं। उसके बाद है मेघालय, यहाँ पे होता है साद सुक मिनसिम फेस्टिवल, नोंगक्रम फेस्टिवल, बेहदियानकलम फेस्टिवल, साद सुकरा, बांग्ला फेस्टिवल और स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल। उसके बाद है त्रिपुरा, यहाँ पे कौन कौन सा फेस्टिवल होता है, तो यहाँ पे होता है खर्ची पूजा, पिलाक फेस्टिवल, अशोक अष्टमी फेस्टिवल और गरिया पूजा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। द पीएम स्वनिधि स्कीम 2020 इज रन बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पीएम स्वनिधि योजना 2020 भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो पीएम स्ट्रीट वेंडर्स स्कीम, जिसे आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि स्कीम बोला जाता है, वो लॉन्च किया गया था 1 जून 2020 को बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इसका एम क्या था, तो स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं उन्हें कैपिटल लोन्स प्रोवाइड करना और अफोर्डेबली, और उन्हें इस तरह से हेल्प करना इसका एम था। उसके बाद इसमें जो होता है लोन, वो कोलैटरल फ्री होता है, यानी लोन के बदले कुछ आपको रखना नहीं पड़ेगा। तो इसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उन्हें सबसे पहला लोन 10,000 का मिलता है 1 साल के लिए, और ये अगर टाइमली वो रीपेमेंट कर देते हैं तो उन्हें आगे वो एलिजिबल हो जाते हैं हायर लोन्स के लिए, और उन्हें सेकेंड टाइम 20,000 का लोन मिलता है। और वो जब 20,000 का लोन सही टाइम पे ये पे कर देते हैं तो उन्हें आगे 50,000 का लोन दिया जाता है। इस तरह से यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाता है उनके बिजनेस के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो इंटरेस्ट सब्सिडी होता है वो 7% का होता है, ताकि उन्हें लोन रीपेमेंट के लिए इनकरेज किया जाए, यानी कि कम अगर इंटरेस्ट सब्सिडी होगा इस तरह से तो वो टाइम पे जल्दी अपना जो लोन है वो वापस कर पाएंगे। इस तरह से उन लोगों को अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड किया जाता है, और स्ट्रीट वेंडर्स को इस तरह से हेल्प किया जाता है ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकें। और ये जो स्कीम लाया गया था वो लाया गया था कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम में। और इसमें एलिजिबिलिटी क्या होता है, तो ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स इसमें आएंगे जो कि 1 साल और उससे ज़्यादा के लिए वो वेंडिंग का काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। The universal adult franchise in Indian Constitution is applicable to Indian citizens for the age of dash। भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार डैश वर्ष की आयु से भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 18 ईयर्स। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो होता है वो डिफाइन किया गया है आर्टिकल 326 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ये सभी सिटीजन्स जो कि 18 ईयर्स और उससे ज़्यादा के हैं उन लोगों के लिए ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लाया गया है। और इसमें किसी भी तरह का कास्ट, रिलीजन और जेंडर, रेस, इकोनॉमिक स्टेटस, ये सभी के बेसिस पे कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं किया जाएगा, और सभी लोगों को वोटिंग करने का राइट होगा जो कि 18 ईयर्स और उससे ज़्यादा के हो चुके हैं। और इस तरह से हर एडल्ट्स को इंश्योर किया जाता है कि वो उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है इलेक्शन का और वोटिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी उन लोग को दिया जाएगा पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट रिटन बाय अरविंद अडिगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, द इंग्लिश टीचर। तो अरविंद अडिगा जो है उनके आप बिब्लियोग्राफी के बारे में देख लेते हैं तो उनका इंपॉर्टेंट नॉवेल्स कौन कौन सा है, तो इसमें है द वाइट टाइगर, बिटवीन द असैसिनेशंस, लास्ट मैन इन टावर, सिलेक्शन डे और एमनेस्टी। ये सारे जो हैं अरविंद अडिगा के नॉवेल्स हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 था इंग्लिश टीचर वो इसके अंदर नहीं आता है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा, ये अरविंद अडिगा के नॉवेल्स में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द बिदार फोर्ट ऑफ कर्नाटका इज इरेगुलरली इन डैश शेप। कर्नाटका का बिदर किला अनियमित रूप से आकार में डैश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, रोम्बॉइड शेप का है। तो बिदर फोर्ट जो है वो लोकेटेड है कर्नाटका के बिदर शहर में इंडिया के अंदर, और ये सुल्तान अहमद शाह वन जो थे बहमानी डायनेस्टी के, उन्होंने बनाया था, और उन्होंने कैपिटल जो है वो गुलबर्गा से शिफ्ट कर दिया था बिदर में 1427 के टाइम पे। और इन्होंने इस फोर्ट को बनाया और इन्होंने इसके अंदर बहुत सारे इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स को बनाए, और ये जो बिदर फोर्ट है उसके अंदर 30 मॉन्यूमेंट्स प्रेजेंट है, बने हुए हैं।
और ये जो बिदर फोर्ट है वो उसका शेप कैसा है, इरेगुलर रोम्बस के जैसा है। और ये फोर्ट प्लेट्यू के एज पे बना हुआ है और इसमें क्या है, स्ट्रेट वॉल्स है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डिड इंडिया कम टू बी गवर्नड इन द नेम ऑफ ब्रिटिश क्राउन? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम पर शासित हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या कर दिया गया, जो इंडिया जो है उसके अंदर कौन राज कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका जो पावर है वो किसे दे दिया गया, ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को। तो यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट एक्ट हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले है चार्टर एक्ट 1813 में आया। इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था उसे ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट आया 1856 में। इसमें जो रीमैरिज था विडोज का जो रीमैरिज था उसे लीगलाइज कर दिया गया। उसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था इंडिया के अंदर उसे ट्रांसफ़र करके किसे दे दिया गया, ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। और इस तरह से जो कंपनी का रूल था उसे एबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं और इसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी बोला जाता है। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया गया मुस्लिम लोग के लिए और लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसे एक्सपैंड किया गया ताकि मैक्सिमम इंडियन रिप्रेजेंटेशन उसमें हो सके। उसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है। इसमें डायरार्की को लाया गया, जिसमें डायरार्की कहाँ पे लाया गया, प्रोविंशियल लेवल पे लाया गया। और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट था उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और रिजर्व्ड कैटेगरीज। और यहाँ पे इसके टाइम पे पब्लिक सर्विस कमीशन को भी इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद आया चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929। इसमें जो चाइल्ड मैरिज था उसे ख़त्म करने की बात की गई और जो चिल्ड्रन के राइट थे उसे प्रोटेक्ट करने की बात की गई। उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें जो प्रोविंसेस थे उन्हें ऑटोनॉमी दी गई, वहाँ पे डायरकी को ख़त्म कर दिया गया। जो डायरकी 1919 में लाया गया था प्रोविंस के अंदर उसे ख़त्म कर दिया गया, इंड कर दिया गया और प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी लाई गई। और इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में 3 लिस्ट को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें फेडरल लिस्ट था, इसके अंदर सेंटर के अंदर जो वर्ग थे वो आते थे, प्रोविंशियल लिस्ट ये प्रोविंसेस के अंदर आता था और कंकरेंट लिस्ट जो कि सेंटर और प्रोविंस दोनों के अंदर आते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंपॉर्टेंट वर्क कौन कौन से हुए ऐसे देख लेते हैं ब्रीफ में। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाया गया, डायरार्की जो प्रोविंस में था उसे ख़त्म करके सेंटर में लाया गया। उसके बाद बाई कैमरल लेजिस्लेचर लाया गया, फेडरल कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया, इंडियन काउंसिल को लाया गया, फ्रेंचाइज को लाया गया और रिऑर्गेनाइजेशन को लाया गया। उसके बाद है लास्ट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1947। ये एक्ट जो है वो पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने के लिए इंडिया में, और इसके तहत इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवीजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस ऑफ गोवा इज परफॉर्म टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ द मराठा वॉरियर्स ओवर द पोर्टुगीज? गोवा के निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 घोड़े मोडनी। तो यहाँ पे देख लेते हैं गोवा के इम्पोर्टेंट फोक डांसेस को कौन कौन से यहाँ पे मनाए जाते हैं। सबसे पहले है उगाड़ी। इसमें क्या होता है, ये इसमें डांस किया जाता है विमेंस के द्वारा, और इसमें ये किसके टाइम पे किया जाता है, कौन से फेस्टिवल्स के टाइम पे? तो ये जो उगड़ी डांस है वो सिगमो फेस्टिवल है उसके टाइम पे किया जाता है और गणेश चतुर्थी के टाइम किया जाता है। उसके बाद है देखनी डांस। इसमें विमेंस के द्वारा डांस परफॉर्म किया जाता है और इसमें किस लिए किया जाता है, लव एंड डिवोशन के लिए, और इसमें इंस्ट्रूमेंट की यूज किया जाता है घुमोट इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है। उसके बाद ढालो, ये भी वुमेन्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है डांस, रिचुअल डांस है, फोक डांस, और इसमें जो विमेंस है वो डांस करती हैं अपने हाउस होल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये बहुत सारे अलग अलग रिलीजियस और सोशल ओकेजन के टाइम पे किया जाता है। उसके बाद है घोड़े मोडनी।
तो गोदी मोदनी जो है डांस वो परफॉर्म किया जाता है किस लिए, तो इसमें मराठा वॉरियर्स का विक्ट्री हुआ था किसके ऊपर, पोर्टुगीज के ऊपर, उसके लिए इस डांस को किया जाता है। इसमें देख सकते हैं कि किस तरह का डांस होता है। ये जो इमेज लगा है वो है किसका, कौन से डांस का, घोड़े मोडनी का। उसके बाद है कुनबी डांस, इसमें कुमनी कम्युनिटी के द्वारा ये डांस किया जाता है गोवा में। और उसके बाद है मांडो डांस, इसमें अलग अलग तरह का म्यूजिक, पोइट्री और डांस को कंबाइन करके किया जाता है और इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं घुमोत, गिटार और वायलिन। उसके बाद है गोफ डांस, इसमें क्या होता है, ये सिग्मो फेस्टिवल्स के टाइम पे किया जाता है साउथ गोवा में और इसमें कलरफुल क्लॉथ और प्लेट्स का यूज किया जाता है। उसके बाद है लैंप डांस, जिसे समाई नृत्य भी बोलते हैं। ये परफॉर्म किया जाता है गौदा सरस्वत ब्राह्मणी कम्युनिटी के द्वारा अलग अलग रिलीजियस फेस्टिवल के टाइम पे। और उसके बाद है इसमें होता क्या है, ये जो लैंप डांस है उसमें इसमें डांसर जो होते हैं ब्रास और क्ले के लैंप पे यूज करते हैं डांसिंग के टाइम पे। उसके बाद हम लोग जो गोवा के फेस्टिवल्स हैं उसे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स को। तो इसमें है गोवा कार्निवल, उसके बाद है सिग्मो फेस्टिवल्स और इसमें और है साओ जाओ फेस्टिवल, उसके बाद है फीस्ट ऑफ संत फ्रांसिस जेवियर। तो ये सारे फेस्टिवल्स हैं गोवा के। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कथक डांसर रिसीव्ड द पद्मश्री ऑफ 2022, निम्नलिखित में से किस कथक नर्तकियों को 2022 का पद्मश्री मिला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कमलिनी एंड नालिनी अस्थाना को। तो ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ salamander and a house wall lizard apart from their habitat। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सैलामेंडर और घर दीवार छिपकली के बीच उनके आवास से अलग अंतर का आधार हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 स्केल्स ऑन द स्किन। तो सैलामेंडर और जो हाउस वॉल लिजर्ड है उसके बीच में हैबिटेट के अलावा स्केल्स जो होते हैं स्किन के, उसके बेसिस पे दोनों में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। तो देख लेते हैं अब हम लोग दोनों के बीच में और भी अलग अलग डिफरेंसेस को देख लेते हैं। तो ये है सैलामेंडर और ये है गेकोस यानी हाउस वॉल लिजर्ड। हाउस वॉल लिजर्ड को गेकोस भी बोला जाता है। दोनों लगभग देखने में सेम लगते हैं लेकिन इसमें बहुत सारे अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्किन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। तो जो सैलामेंडर्स होता है वो एम्फीबियंस होता है, यानी ये लैंड पे भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। इसका जो स्किन होता है स्मूथ, मॉइस्ट एंड पोरस स्किन होता है जो कि हेल्प करता है ब्रीदिंग के लिए। और इसमें गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं और लंग्स भी, जिससे वो क्या करता है, ब्रीदिंग करता है। उसके बाद जो हाउस वॉल लिजर्ड होता है वो एक रिप्टाइल्स होता है, यानी सैलामेंडर एम्फीबियंस होते हैं और हाउस वॉल लिजर्ड जो होता है रिप्टाइल्स होता है। इसका जो स्किन होता है ड्राई होता है, स्कैली होता है, जो कि उसे हेल्प करता है वाटर को कंजर्व करने में ड्राई एनवायरनमेंट में। उसके बाद है ब्रीदिंग के बेसिस पे देखेंगे तो सैलामेंडर जो होता है वो ब्रीदिंग करता है स्किन से, गिल्स से, लंग्स से, इस तरह से करता है इससे। और जो हाउस वॉल लिजर्ड होता है वो प्राइमरीली ब्रीदिंग करता है वो अपने लंग्स से ही करता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन के बेसिस पे देखेंगे तो सैलामेंडर जो होता है वो अपने अंडे को कहाँ पे देता है, वाटर के अंदर देता है और लार्वा को हैचिंग करता है और फिर बाहर वो लैंड पे चला आता है। उसके बाद लेकिन जो हाउस वॉल लिजर्ड होता है वो उसके जो अंडे होते हैं वो सेल्ड होते हैं, बिल्कुल कवर्ड होते हैं और वो सैंड और डर्ट में लिपटे हुए होते हैं, बरीड होते हैं। और कुछ केसेस में जो मदर होती है वो हैचिंग करती है बर्थ के पहले। और हैबिटेट के बेसिस पे देखेंगे तो क्या डिफरेंस है, तो सैलामेंडर जो होता है वो प्रीफर करता है मॉइस्ट इन्वायरमेंट, जैसे कि फॉरेस्ट के पास वो रहना पसंद करेगा, अंडर रॉक्स रहेगा और वाटर के नियर रहना पसंद करेगा। लेकिन जो हाउस वॉल लिजर्ड होता है वो वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट्स में रह सकता है, जैसे कि अर्बन सेटिंग लाइक्स हाउसेस एंड बिल्डिंग्स में ये रहना पसंद करता है, अडेप्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बेवरीज आर ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर। बाबरी पारंपरिक रूप से किसके लिए उपयोग की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 स्टोरिंग एंड रिचार्जिंग वाटर। तो बाबरी जो होता है वो स्टेबल्स होता है जो कि ट्रेडिशनली यूज किया जाता था वाटर कंजर्वेशन के लिए। और इसमें क्या किया जाता था कि रेन वाटर जो होता था उसे कलेक्ट करने के लिए इसे यूज किया जाता था बाबरी का। और ये
और इससे जब ड्राई पीरियड्स होता था उस समय वाटर को एक सोर्स की तरह वावरिज का जो वाटर होता था उसे वाटर का सोर्स की तरह उसे यूज किया जाता था ड्राई सीजन में। और जो वावरी है वो 19th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक यूज किया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे ये अभी कुछ कुछ राजस्थान में पाए जाते हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे ये ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये है वावरिज। देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग होते थे उससे बहुत ज़्यादा डेप्थ में ये बनाया जाता था वावरिज को, ताकि वाटर का जो इवेपोरेशन है वो कम हो सके, और इस तरह से वावरी को बनाया जाता था। ये है ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन का मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। A party recognized by the Election Commission of India that secures at least dash of the total votes in the general election to the Lok Sabha or Legislative Assembly in 4 or more states in addition to winning 4 Lok Sabha seats is called a national party। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एक पार्टी जो 4 लोकसभा सीटों को जीतने के अलावा 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा या विधानसभा के आम चुनावों में कुल वोटों का कम से कम डैश हासिल करती है, उसे राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 6% एटलीस्ट वोट होने चाहिए। तो किसी भी रजिस्टर्ड पार्टी को अगर नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज करना है तो उसे जो 3 कंडीशंस है उसमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करना है, तब वो नेशनल पार्टी बन जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा कंडीशन है? पहला कंडीशन है कि जो पार्टी है उसे जो लोकसभा है उसके सीट्स का 2% सीट को जीतना होगा एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स में। उसके बाद सेकंड कंडीशन है कि किसी भी जनरल इलेक्शन, किसी भी तरह का जो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का जो जनरल इलेक्शन होता है वहाँ पे उस पार्टी को 6% वोट से जीतने होंगे 4 स्टेट्स में, और इसके साथ साथ उसे लोकसभा के जो 4 सीट होंगे वो किसी भी स्टेट में जीतने होंगे। तो ये सेकंड कंडीशन है। उसके बाद थर्ड कंडीशन है कि जो पार्टी होगा वो 4 से ज़्यादा स्टेट्स में एक स्टेट पार्टी के जैसा रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, तब जाकर वो नेशनल पार्टी बनेगा। तो इस तरह से इसमें 3 कंडीशंस हैं, जिसमें से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो वो जो पार्टी होगा वो नेशनल पार्टी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इन विच स्टेडियम डिड इंडियन क्रिकेटर सौरभ गांगुली टेक ऑफ एंड वेव हिज टी शर्ट। भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतारी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड्स स्टेडियम इंग्लैंड में। तो इसे आप डायरेक्टली बस याद रख सकते हैं कि लॉर्ड्स स्टेडियम इंग्लैंड में सौरभ गांगुली ने अपने टी शर्ट को टेक ऑफ किया और वेव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इन जनरल डेफिसिट इज अ कंसिडर्ड एज अ डैश कॉन्सेप्ट। समानता घाटे को एक डैश अवधारणा माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, इसे फ्लो कॉन्सेप्ट माना जाता है, क्योंकि जो डेफिसिट होता है उसे फ्लो कॉन्सेप्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि ये एक फाइनेंशियल ईयर या फिर एक किसी ईयर और या फिर किसी भी टाइम पीरियड के अंदर ये एक रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो होता है डेफिसिट जो होता है वो गवर्नमेंट्स के रेवेन्यू में से अगर उसके एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस उसका निकालेंगे, तो वो कहलाता है डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। व्हेन वाज नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल विच इज अ private member bill to regulate the appointment of judges through the National Judicial Commission introduced in राज्य सभा। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक जो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक है, को राज्यसभा में कब पेश किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, दिसंबर 2022 में इस बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये जो नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल है वो इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में दिसंबर 2022 में, और ये प्रपोज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, जिससे कि नेशनल जुडिशियल कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाए। और ये किस लिए इस्टेब्लिश किया जाएगा? ताकि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है और इंक्वायरीज है उसे कंप्रिहेंसिव पावर मिल सके। और इस बिल का एम्स क्या था? तो सुप्रीम कोर्ट का जो कंसर्न था, सुप्रीम कोर्ट ने जो कंसर्न रेज किए थे किसके लिए? अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, और
जो इंक्वायरी होता है जज के मिसकंडक्ट के लिए, उसके बारे में क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न रेज किया था, उसी के रिगार्डिंग इस बिल को लाया गया। और इस बिल में रिप्लेस किया गया आर्टिकल्स को, कौन कौन से आर्टिकल को, 124A, 124B और 124C आर्टिकल्स को रिप्लेस किया गया, जो कि लाया गया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 के द्वारा लाया गया था ये सब आर्टिकल को नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के लिए। तो ये सारे आर्टिकल्स को रिप्लेस किए गए और ये जो बिल है वो अपॉइंटमेंट और इंक्वायरी के लिए, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करने के लिए, उसे एड्रेस करने के लिए इस बिल को लाया गया और इसे इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में दिसंबर 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीजन एक्सपीरियंस इन इंडिया। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अनुभव किया जाने वाला मौसम नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इक्वेटोरियल सीजन। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया में 4 मेन सीजन्स हैं। कौन कौन से? विंटर जो कि दिसंबर टू अर्ली अप्रैल में होता है, समर अप्रैल टू जून, मानसून जून टू सितंबर और पोस्ट मानसून अक्टूबर टू दिसंबर। तो इसमें कोई भी सीजन क्या है, इक्वेटोरियल सीजन नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा, ये सीजन इंडियन सीजन नहीं है। तो ये थे क्वेश्चंस सेट 4 के SSC-MTS के सेट 4 के क्वेश्चन GK GS के। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।